और आगे भी रहेंगे। इस गणतंत्र में, इस गणतंत्र को बनाए रखने में जिसका सबसे बड़ा योगदान है, वो आज मेरे सामने बैठे, मेरे देश के सिपाही, मेरे देश के सैनिक। मैं आपको बता दूं, यहां ब्यूरोक्रेसी के सीनियर ऑफिसर्स ब्लॉक लेवल के हैं, पुलिस के एसएचओ हैं, नौकरी सभी लोग करते हैं, मैंने भी की है, सिविल में भी की है, वर्दी की नौकरी भी की है। सिपाही की नौकरी और सिपाही की जिंदगी एक अलग ही दुनिया में आपको ले जाती। ये जो हैट आप पहनकर बैठे हैं, इसमें आसमान कुछ अलग ही नजर आता है। मैंने देखा है अपने साथ जवानों को, मैं खुद भी उनके साथ रहा हूं। कोकराझार में हमारी पोस्टिंग थी। मैं आपको एक वाकया बताऊं, समय की प्रतिबद्धताएं हैं, लेकिन फौजियों को देखकर मैं कुछ कहे बगैर रह भी नहीं पाता। कोकराझार में हमारी पोस्टिंग थी, इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरिया था, हम इंसर्जेंसी ड्यूटी में थे। मेरी एक कंपनी थी, मैं कंपनी कमांडर था। वहां पर उल्टा पानी नाम का जगह था, भूटान बॉर्डर पे है। जंगल में हमारा डिप्लॉयमेंट था। वहां तो बासा ही बन सकता है, कंक्रीट तो अलाउड नहीं है। बासा का स्ट्रक्चर सबने देखा होगा। तो सबको बासा बना के बैरक बने हुए थे, पोत भी बासा का ही बना हुआ था। और मुझे बासा का झोपड़ा, चूंकि कंपनी कमांडर था तो मुझे मिला हुआ था। उस इलाके में फोन का नेटवर्क नहीं आता और नेटवर्क सिर्फ एक ही जगह पे आता था, वो था मेरे बिस्तर के ठीक ऊपर, मेरे कमरे के बाहर की जगह, जहां पर सारे फौजी मेरे सिपाही यूनिट के आकर अपने परिजनों से बात किया करते थे और मैं ना चाहते हुए भी उनकी बातें सुन पाता था। मैं सुनता था, वो जब अपने घर पे बात करता है फौजी, ना चाहते हुए, क्योंकि बासा का स्ट्रक्चर है, आवाज आती है। और वही एक जगह थी जहां से आप बात कर सकते हैं। नेटवर्क पकड़ता ही नहीं, पानी के लिए जनरेटर रखा हुआ था, बिजली थी नहीं, फोन का नेटवर्क था नहीं, और सारे फौजी वहां पर एरिया डोमिनेशन के लिए डटे हुए थे। वो बात करते थे, मैं उनकी बातों को सुनता था, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी मैं उन वाक्यों को याद करता हूँ। एक एक जवान, 25 साल का, 27 साल का लड़का अपने घर पे बात करता है, अपनी माँ से बात करता है, अपनी पत्नी से बात करता है, जब वो नई शादी करके आया है, अपने छोटे बच्चों से बात करता है। कितना इंतजार एक सिपाही को करना पड़ता है 2 छुट्टियों के बीच में, उस दर्द को सिर्फ मैं जानता हूं। जिस दिन आप यूनिट में जाते हैं, आप ज्वाइन करते हैं, और अगली छुट्टी कब मिलेगी उसकी गिनतियां जब शुरू हो जाती हैं, और उसके साथ आपको मुस्तैदी से अपना काम भी करना है, उन दोनों छुट्टियों के बीच में जो सिपाही की जिंदगी होती है, वैसी जिंदगी किसी ने नहीं जी। उसमें बड़ा दर्द होता है, बड़ा त्याग होता है, बड़ा समर्पण होता है। और ऐसा भी नहीं कि भारत सरकार कुछ ऐसा दे देती है कि हमारे पास रुपए पैसे से भी हम धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। बड़ी सामान्य सी सैलरी है जो सबको मिलती है, हमें भी मिलती है। लोग कहते हैं कि फौजियों को छुट्टी बहुत मिलती है। मैंने देखा है, हमारा कोई सैटरडे नहीं होता, संडे नहीं होता। लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग करने के बाद, आने के बाद सिपाही अपने जूते उतार कर घर नहीं जाता है, बैरक में सो जाता है और अगली ड्यूटी चढ़ने का इंतजार करता है। दूसरे लोग सिविल लाइफ में घड़ी देखते हैं, 5:30 का इंतजार करते हैं और अपने घर चले जाते हैं बीवी बच्चों के पास। ये सिविल जिंदगी है, शिकायत नहीं है। तुलनात्मक समीक्षा लेकिन जरूर होनी चाहिए। लेकिन एक सिपाही
ड्यूटी से उतरने के बाद, कोच में हथियार जमा करने के बाद, अपने जूते उतारने के बाद अपने घर नहीं जाता, वो अपने बैरक में सो जाता है और उसके पास कोई फोन नहीं होता है क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है। उसके पास उसके साथी होते हैं और वो इंतजार करता है अगली ड्यूटी के चढ़ने का। और धीरे धीरे करते करते 20 साल गुजर जाते हैं सर्विस के। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि 20 साल पूरे होते ही वीआरएस के लिए अप्लाई किया जाता है कि भैया हमने 20 साल अब देश की सेवा कर ली, अब हमें अपने घर वालों के साथ भी रहने दो। और तब 20 साल के बाद एक सिपाही आता है और सिविल लाइफ में इंडक्ट होता है अगर वो वीआरएस लेके आता है। इस तरह की जिंदगी को मैं सल्यूट करता हूं। ये अगर ना हो तो हमारे देश की सरहदें, हमारे इंटरनल बॉर्डर, इंटरनल जो हमारी ड्यूटीज हैं, इलेक्शन की ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, इंसर्जेंसी एरिया में ड्यूटीज, एंटी नक्सल ऑपरेशन में ड्यूटीज, ये कौन करेगा? सब घर बैठेंगे तो फौज में कौन जाएगा? फौजी अपना घर छोड़ता है ताकि हम सुकून से अपने घरों में आबाद रह सकें। और उससे भी बड़ा त्याग करता है फौजी का परिवार, खास तौर पर फौजी की पत्नी बहुत बड़ा त्याग करते हैं। और शहीदों की बात तो क्या ही कहें, उनको तो उनके बारे में कुछ कहना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। शायद इसीलिए यही एक नौकरी है जिसमें शहीद को मरणोपरांत इस राष्ट्र ध्वज में लपेट कर उसके घर भेजा जाता है कोई नौकरी, है कोई पारितोषिक जो इस सुख, इस उल्लास, इस सम्मान का मुकाबला कर सके? तिरंगे में लपेटकर जिसे आपका राष्ट्राध्यक्ष सल्यूट करता है, उसे आप अपना आखिरी वर्दी बनाकर अपने घर लौटते। मैं आप सबको सल्यूट करता हूं और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हूं। जय हिंद, जय भारत।